हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मकर संक्रांति की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं सीटेट के बारे में कि सीटेट एग्जाम में हम लोग प्रश्नों को कैसे करेंगे और उन प्रश्नों को भी हम लोग करेंगे कि इन प्रश्नों को हम लोग कैसे कम समय में हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ऐसे प्रश्न आपको जो भी आपको दिए हों तो उनको हम लोग कम से कम समय में कैसे सोल्व कर पाए ताकि हम लोगों का टाइम नुकसान हो और अन्य प्रश्नों को हम लोग समय दे पाए। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं और प्रश्नों को करने का तरीका को सीखते हैं और उनके ट्रिक को भी सीखते हैं कि कैसे प्रश्नों को करना है। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे डाटा वाले क्वेश्चन आपको निश्चित है कि एक आपको पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे कम से कम समय में बनाएं, इसी के बारे में हम लोग को सीखना है और प्रश्नों को करना है सबसे कम समय में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूरी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको वो चीज इसमें पढ़ना है जिससे आपको मतलब है। तो एक पैनी नजर आपको इन डाटा पर देना है और यहाँ पर जो पूछ रहा है उस पर देखना है, ठीक है ना, और उसके बाद ऑप्शन विचार करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, डाटा दिया हुआ है और यहाँ पर कह रहा है कि किस वस्तु को हटाया जाए जिससे कि भार क्या हो 300 किलोग्राम आपका बना रहे, अर्थात बराबर है 300 के बराबर है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर सबके भार दिए हुए हैं, यहाँ पर वस्तुएं दी हुई हैं और यहाँ पर इसके भार दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको भार से मतलब है कि 300 किलोग्राम क्या हो भार बना रहे, तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, किसको जोड़ना पड़ेगा और किसको इसमें से हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इनको पहली नजर से आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 75 है, ये आपको 55 है, ये टोटल कितने हो जाएंगे 130 हो जाएंगे और 20 150 और 150 300 किलोग्राम हो जाएगा। और यहाँ पर 300 किलोग्राम बने रहने की ही बात कह रहा है, तो इसमें से किसको हटाना पड़ेगा 68 किलोग्राम को हटाना पड़ेगा। 68 किलोग्राम कौन सा है, अलमारी है और अलमारी को आपको यहाँ पर हटाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखे ना, तभी पूरी कहानी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आपको यहाँ पर जो भी आपको दिया जाता है ना, तो आपको कोई विशेष मतलब इससे नहीं रहता है, मेन मतलब इसके आंकड़ों से और यहाँ पर क्या पूछ रहा है इससे आप पूरा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें क्या चाहिए और क्या निकालना है। इसको पढ़िएगा, 1-2 मिनट आपका टाइम नुकसान होगा, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इन आंकड़ों को एक पैनी नजर से देखनी है और आपको यहाँ पर जो पूछ रहा है उसके बारे में देखना है और जो ऑप्शन है उस पर आपको विचार करनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब से आप ऐसा ही करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि हम लोग कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। अब ऐसे भी प्रश्न आपको पूछ रहे हैं, पहले ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे, ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ध्यान से देखिए, इनके पैटर्न को ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 इनका योग है, 3 4 5 यहाँ पे आपका 3 4 5 है, अर्थात यहाँ पे देखिए एक एक छोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या संख्या आएगी 5 आएगी और इसी को आपको जोड़ना है। तो 6 5 11 और 7 आपको 18, अर्थात 5 और 18 होगा। 5 और 18 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही बनाना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपको बार बार पूछाता है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना पानी है, 1 लीटर आपको पानी है, इतना आपका खर्च हो रहा है, इतना भी आपको खर्च हो रहा है, 250 और 275 आपको खर्च हो रहा है, तो कितना पानी बचा आपको इतना बताना है। बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। ये 250 ml है, ये 275 ml है, तो खर्च कितना किया, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिएगा तो 525 ml क्या हुआ आपका यहाँ पर खर्च हुआ, अर्थात 525 ml आपका खर्च हुआ। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 ml होता है। ठीक है, यहाँ पर 1 लीटर में 1000 ml होता है, 525 ml आपका यहाँ पर खर्च हो गया। अब जब 525 ml खर्च हो गया तो बचा कितना, 475 ml बचा। 475 ml क्या है बचा, तो 475 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आपको मन में ही पढ़ना है और फास्ट पढ़ना है और आसानी से उसको निकाल सकते हैं कि क्या इसने खर्च किया और क्या उसके पास बचा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपसे ऐसा ही करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अब देखिए, ये भी उसी तरह के पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि आंकड़े दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको इसके बारे में पढ़ना है। अब ये क्या गुणागणित कह रहा है उसके बारे में आपको नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 12 घंटे वाली घड़ी में किसने समय गलत प्रदर्शित किया है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, अर्थात ये जो है ना 3 बच्चे हैं और यहाँ पर ये समय प्रदर्शित करते, इसमें से किसका गलत टाइमिंग है उसी के बारे में आपको बताना है। तो ऊपर क्या इसमें पढ़ने की जरूरत है कि कौन कौन क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको इसी पर ध्यान देना है। यदि यहाँ से न समझ में आए तब तो आपको ऊपर पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप इसे ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि बच्चों का नाम है, यहाँ 24 घंटे की घड़ी है, यहाँ 12 घंटे की घड़ी है, यहाँ पर किसमें समय गलत है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि चीकू है 23:45 से 23:45 को हम लिख सकते हैं 11:45 PM। ठीक है, आगे है बिट्टू है, बिट्टू है कह रहा है कि 16:40, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 4:30 PM। यहाँ 16:40 है ना, तो 16:40 करने का क्या हुआ
4:30 AM नहीं बल्कि PM होगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है इसका गलत है। और आगे पिंकी कह रहा है कि 19:28 अर्थात 7:28 क्या होगा, ये PM होगा। तो यहाँ पर 12 घंटे में किसमें गलत लिखा हुआ है, इसी के बारे में आपको बताना है। तो इसमें किसमें गलत लिखा हुआ है, तो बिट्टू में गलत लिखा हुआ है, बाकी में सब में सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा कि यही गलत प्रदर्शित कर रहा है, केवल बिट्टू है जो कि समय को क्या कर रहा है, गलत प्रदर्शित कर रहा है। तो आपको ऐसे नहीं अब पढ़ना है कि आपको 3 मिनट 24 घंटे इतने इतने घड़ी इतना बदलते हैं, तो इसमें बताइए कौन सा सही है। ये कभी आपको तो छोटा है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आपको बड़ा हो जाएगा तब मुश्किल हो जाएगा पढ़ना। मुश्किल नहीं होगा बल्कि आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन समय नुकसान होगा और आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि अब से आप ऐसे ही क्वेश्चनों को करेंगे, आपको पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको इनके डाटा पर ध्यान देना है और यहाँ पर जो पूछ रहा है उस पर ध्यान देना है और जो विकल्प है उस पर आपको ध्यान देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये भी आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षर एच में सममित रेखाओं की संख्या, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने सममित रेखाएं होंगी। आप आसानी से बता सकते हैं कि 2 है। यदि नहीं समझ में आता है, नहीं इसके बारे में जानते हैं, ये क्या है, एच अक्षर के बारे में कह रहा है कि सममित रेखाएं इसमें कितनी होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सममित रेखा पता करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग बीच में से काटते हैं। क्या करते हैं हम लोग, बीच में से काटते हैं। तो क्या काटने पर एक ही जैसा फेस प्राप्त होता है। कहने का अर्थ है यदि हम लोग इसे बीच में से काटें और इसे हम लोग मोड़े तो क्या एक दूसरे पर ओवरलैप कर रही है रेखाएं। तो ध्यान दीजिए, यदि हम लोग बीच में से एज को काटें और इस पर ओवरलैप करें तो ये लाइन क्या होगी, इस पर पूरी की पूरी ओवरलैप हो जाएगी और ये लाइन इस पर आपको पूरी पूरी ओवरलैप हो जाएगी, अर्थात एक सममित रेखा आपको प्राप्त हो गई। एक सममित क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेखा प्राप्त हो गई। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम इसके थ्रू हम लोग इसको काटें, ठीक है ना, एज को मान लीजिए कि कागज पर ही एच है, कागज का ही एच है, इसे हम लोग मोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मोड़ेंगे तो ये रेखा इस पर आकर के ओवरलैप कर जाएगी और ये रेखा क्या हो जाएगी, इस पर आकर के ओवरलैप हो जाएगी। अर्थात इस तरह भी हम लोग काट सकते हैं। अर्थात इसमें कितनी सममित रेखाएं हुई, 2 सममित रेखाएं हुई। तो वही ऑप्शन नंबर 2 इसका 3 इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये जैसे आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है आपको दिया हुआ है कि इनके घर के बीच की दूरी है 6.6, देखिए ना 6.66 आपको यहाँ पर इनकी दूरी है मीटर में, और उनके घरों के बीच की दूरी अंकों के मानों में यहाँ पर दिया हुआ कौन सा सत्य है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इन कथन में कौन सा सत्य है, ठीक है ना। और सब में देखिए इनके यहाँ पर स्थान मान के बारे में बात कर रहा है कि स्थानीय मानों के बारे में। तो यहाँ पर आप स्थानीय मान इनके निकाल सकते हैं। तो 6 का स्थानीय मान यदि हम इनका बात करें तो कितना हो जाएगा, 600, ठीक है। और इसके बारे में यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसके बारे में हम लोग बात करें तो आपको 6 हो जाएगा। और इसके बारे में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 0.06 नहीं बल्कि आपको सिर्फ 6 होगा और इसका आपको 0.06 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 0.6 हो जाएगा और इसका आपको 0.06 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अब इसी में से इन ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। कह रहा है कि सैकड़े के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 10 गुना है। जो सैकड़े के स्थान पर 6 का मान है, जो 6 के स्थान 6 का मान है, वो आपको कह रहा है यहाँ पर कि इकाई के स्थान पर 6 का 10 गुना है कि 100 गुना है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उस तरह से यहाँ पर कह रहा है कि शतांश के स्थान पर 6 का मान इकाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। शतांश के स्थान पर 6 का मान, शतांश अर्थात 6वें के स्थान पर क्या है, 60 है, के स्थान पर 6 का मान के इकाई के स्थान पर 6 का मान का क्या है, 1/10 है। जो इकाई के स्थान पर है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। 6 के मान का 1/10 है। ये क्या है, 6 का मान यहाँ पर 6 है और इसका मान क्या 1/10 है, नहीं, ये भी क्या है, गलत है। आगे देखिए ऑप्शन कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 6 का मान दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। जो इकाई के स्थान पर 6 का मान है वो दहाई के स्थान पर 6 के मान का 1/10 है। हाँ, जो ये 6 है ना, जो ये 6 है वो 60 का क्या है, 1/10 है। 60 का क्या है, आपको 1/10 है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे हम लोग इन्हें सोल्व करेंगे।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास यहाँ पर एक बाल्टी है जिसमें आपको 37.1/4 लीटर दूध है। तो इसमें कह रहा है कि 250 मिलीलीटर की छोटी बोतलें कितनी भरी जा सकती हैं, आपसे पूछ रहा है। आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। यहाँ पर 250 मिलीलीटर कहने का अर्थ क्या हुआ कि 1/4 लीटर। यहाँ 250 मिलीलीटर कहने का अर्थ क्या हुआ, 1/4 लीटर। क्यों? क्योंकि 1 लीटर में आप जानते हैं कि 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये 1/4 लीटर, अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जो 37.1/4 लीटर उसके पास दूध है, यदि हम लोग 1/4 लीटर अर्थात एक बोतल के जो उसका वॉल्यूम है उससे यदि हम लोग भाग देते हैं तो टोटल इसमें बोतलों की संख्या पता चल जाएगी ना कि कितनी बोतल होगी। तो इसमें भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और एक ऊपर वाला हाथ से क्या हो जाएगा, ये वाला जो है जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा आपको 29 और 4 तिहाई 12 और एक आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 2 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। और बटा के आपका इसका है 4 है तो 4 हो गया और 1/4 है तो ये 1/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात टोटल कितनी 149 बोतलें भरी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, कितनी बात आपको समझ में आ रही है, यदि नहीं समझ आ रही है तो एक बार पुनः इसे समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 250 मिलीलीटर का क्या है, एक बोतल है, 250 मिलीलीटर का एक बोतल है। तो यदि हम लोग 1 लीटर में बात करें कि 1 लीटर में कितनी बोतल भरी जाएगी, तो यहाँ पर 250 मिलीलीटर की एक बोतल है तो इसमें कितनी बोतल भरी जाएगी, 4 बोतलें भरी जाएगी 1 लीटर में, ठीक है ना। यहाँ पर 4 बोतल यहाँ पर आपको भरे जाएंगे 1 लीटर में। यहाँ पर आपको लीटर कितने हैं, 37.1/4, अर्थात कहने का अर्थ है कि 37 लीटर भरने के लिए कितने, 37 लीटर दूध को भरने के लिए कितनी बोतल की आवश्यकता होगी, 4 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पर 1/4 कहने का अर्थ क्या है कि 1 बोतल, ठीक है ना। 1/4 कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर 1 बोतल, अर्थात 1 बोतल और इसमें जोड़ देना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनका गुणा करा दीजिएगा तो 7 चौके 28, 4 तिहाई 12 और 2 क्या हो जाएगा 14 और प्लस आपका 1, अर्थात इस तरह भी आप निकाल सकते हैं कि 149 बोतलें भरनी पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों का आप कैसे बनाएंगे, इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं और बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वैसे प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने त्रिभुजाकार आपको फलक होंगे, इसके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। हाँ, त्रिभुजाकार पिरामिड के फलक के बारे में आपको पूछ रहा है कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड में कितने फलक होंगे, ठीक है ना। त्रिभुजाकार पिरामिड कहने का अर्थ क्या होता है, त्रिभुजाकार पिरामिड कहने का अर्थ क्या होता है, ऐसा ही आपको त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, ठीक है ना। वो तीनों ओर से क्या होगा, इस तरह से होगा, त्रिभुज की आकृति का होगा। जैसे पिरामिड आप देखते हैं तो 3 ओर से सिर्फ आपको होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फलक के बारे में, तो फलक इसका क्या होगा, ये एक ए फलक कहलाएगा, एक ए फलक कहलाएगा और एक ये आपका फलक कहलाएगा। 3 फलक हुए और एक बेसमेंट पर, ये क्या है, ये तो आपको ऊपरी सतह पर जो दिखने वाले फलक हो गए वो हो गए, और एक उसके जमीन पर फलक होगा। तो जमीन पर फलक जो सबसे बड़ा जो है ना बेसमेंट, उसका एक फलक होगा, अर्थात इसमें टोटल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है कि ऐसे फलकों के बारे में तो समझ रहे होंगे, कैसे आपको यहाँ पर फलक बात करना है। आप यदि एज के बारे में बात करता है तो एज अर्थात किनारे, किनारे कितने होंगे यहाँ पर, देखिए 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, एक 4 किनारा, एक 5 किनारा और एक 6 किनारे इसमें होते। और शीर्ष के बारे में यदि पूछता तो शीर्ष आप बता सकते थे कि 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष और एक 4 शीर्ष आपको इसमें होते। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, उनके क्वेश्चनों को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आ रहा है कि मालिनी ऐसी मालाएं बनाना चाहती हैं जिसमें से प्रत्येक में 18 सीपियां हो। उसने 200 सीपियों इकट्ठी की जिसमें से आपको 3 सीपियां टूटी हुई थी। दी गई परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 200 उसके पास टोटल कितनी थी, 200 सीपियां थी, उसमें से 3 टूटी हुई है, अर्थात बची कितने 197। और एक माला में 18 सीपियां लगती हैं, ठीक है ना। एक माला में क्या लगती है, आपको 18 सीपियां लगती हैं। तो यहाँ मालाओं के बारे में बात कर रहा है कि मालाएं कितनी बनेंगी उतनी सीपियों में। यहाँ पर यदि हम इनसे भाग देते हैं 18 में तो यहाँ कितनी बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा और 180 हो जाएगा, अर्थात यहाँ 17 कितना बचा, आपको शेष 17 बचा। अर्थात कहने का अर्थ है कि इसको हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 10.17/18 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके हम लोग 10/18 तो 10 उसके पास सीपियां बनेगी। और यहाँ पर यदि 1 रहता ना तो 11 मालाएं आपको यहाँ पर बन जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपको 10 मालाएं बन रही है, लेकिन एक और रहता तो इसमें 11 मालाएं आपको बन जाती। यही आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, ठीक है ना, सही है, उसी के बारे में पूछा है। यहाँ पर है कि मालिनी सीपियों से 11 मालाएं बना सकती है। क्या 11 मालाएं बना सकती हैं, नहीं बना सकती, क्योंकि एक माला क्या है, कम है।
आगे कह रहा है कि मालिनी को 11 मलाई बनाने के लिए एक सीपी की और आवश्यकता है। हाँ, ये बात सही है। यदि उसके पास एक सीपी और होती तो ये 18 हो जाता और 18 में 18 से भाग लग जाता, अर्थात एक मला और आपको यहाँ बन जाता, अर्थात 11 मालाएं उसके पास बन जाती। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। जब ऐसे आपको प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे ही इसका बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है और ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कह रहा है कि एक ट्रेन टिकट के काउंटर पर कुछ व्यक्ति लाइन में खड़े हैं। आमीना के स्थान दोनों ओर से 14वां है, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर जो आमीना है इसका स्थान आपका क्या है, 14वां है, इसका स्थान आपका 14वां है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इस लाइन में कितने व्यक्ति खड़े हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इधर से भी इसका स्थान 14वां है और इधर से भी क्या है, इसका स्थान 14वां है। सिर्फ आपको इतना बात यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसमें कितने संख्या में होंगे आपको ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है, जितना स्थान पर है ना, यहाँ पे जितना स्थान पर है उसको गुना कीजिए और 1 घटा दीजिए। इसको क्या कीजिए, गुना कीजिए और 1 घटा दीजिए, अर्थात 2 में 14 से यहाँ पर गुना कीजिए तो कितने होंगे, आपको 28 होंगे। और उनमें से क्या कीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा। तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 27। अर्थात इस लाइन में कितने आदमी खड़े होंगे, 27 आदमी खड़े होंगे। अर्थात 13 आदमी इधर से खड़े होंगे और 13 आदमी क्या होंगे, इधर से खड़े होंगे। तो इधर से भी 14वां स्थान आएगा और इधर से भी क्या होगा, 14वां स्थान आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 13 आदमी 26 आदमी और 1 आदमी जो अमीना है वो 27 आदमी। ऐसे प्रश्नों को निकालने के आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बीच में खड़ी है, इस तरह से आपको प्रश्न कहे और इधर से भी उसका वही स्थान है जो इधर से स्थान है। तो इसको गुना कीजिए और उसमें से 1 घटाइए और आपका उसका स्थान पता चल जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको ऐसे ही सोल्व करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों को कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे आसान भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज में होते हैं, होती है, बताइए क्या होते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों कोण असमान होते हैं और तीनों भुजाएं भी क्या होती हैं, असमान होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 3 असमान भुजाएं होती हैं। इसमें विषमबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, 3 असमान कोण भी होते हैं और 3 असमान भुजाएं भी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज यदि कहता है तो 3 समान भुजाएं होती हैं और 3 समान कोण होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात करता तो 2 समान भुजाएं होती हैं और 2 समान कोण होते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर कुछ सिक्के लेकर जाएगा और यहाँ पर कुछ खर्च करेगा तो उसके पास कितने बचे, इसके बारे में आपसे पूछेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है कि करीम फूल खरीदने के लिए गया, उसने 2 रुपए के 4 सिक्के लेकर के गया। क्या किया, 2 रुपए के 4 सिक्के, 20 रुपए के 2 नोट लेकर गया। 20 रुपए कितने नोट, 2 नोट लेकर के गया। और आगे कह रहा है कि 100 के 3 नोट लेकर गया। 100 के कितने नोट लेकर गया, 3 नोट लेकर के गया। और आगे कह रहा है कि नोट दुकानदार को दिए, यदि फूलों का मूल्य 335 था तो उसे कितनी राशि वापस मिली, ये आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। अर्थात ये संख्या आपको अधिक होगी और मिली राशि तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें से इसको आप घटा लीजिए, ठीक है ना। बस इतना ही आपको काम करना है और इनको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। अब इसी कैलकुलेट कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कितनी राशि वापस मिली। इन्हें आप कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। इसे कीजिएगा तो 300 हो जाएगा। अर्थात टोटल कितना हुआ, 348। अर्थात 348 में से ये 348 हुआ ना, 348 में से 335 को आपको घटाना है। तो यहाँ 5 को घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर यदि 5 को घटाइएगा यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। 4 में से 3 को घटाइएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात 13 रुपये क्या होंगे, उसे वापस मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन है वही उसी तरह का डाटा वाला क्वेश्चन है, तो उसके लिए भी ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर देखना है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इस डेटा पर आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, और यहाँ पर इसके कथन के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ पर सही कथन चुनना है, ये तो आपको पढ़ना जरूरी है। और यहाँ पर इनकी जो है ना संख्या कह रहा है और वर्ष कह रहा है। और यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कह रहा है कि बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है। तो बढ़ी और घटी किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर आपको घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 14 की बात है, यहाँ पर 15 की बात है, ठीक है ना। अब 14 की बात है, 15 की बात है, क्या 15 में बाघों की संख्या घटी है या बढ़ी है, कैसे पता करेंगे। यदि हम 14 में से घटाते हैं 15 को, यदि हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 13 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, आपका 7 आएगा। उसी तरह से आपका 6 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा तो आपका 1 आएगा। अब यहाँ पर यदि हम बात करेंगे 16 में, तो 16 में यदि हम बात करें तो ये आपका 16 हो जाएगा घटाएंगे तो। और यहाँ 140 है, इसमें से घटाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता चल गया कि 2015 में कितने हैं बाघ, आपको 17 हुए हैं। और यहाँ पर 16 में आपका 16 में आपका 16
और 17 में आपका 15। कहने का अर्थ ये है कि आपको 2014 में इतने बाघ थे और इसमें 17 कम होकर के इतने हो गए, 16 में इतने थे इतने कम होकर के इतने हो गए, और 17 में इतने थे कम होकर के आपको इतने हो गए। ठीक है ना, बस इतना ही आपको है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें आपको सही आंसर बताना है। कारण कि बाघों की संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ी है, क्या ये बढ़ी है? यहाँ पर ध्यान दीजिए 14 में कुछ था, यहाँ पर क्या है 156 हो गया था, घट रही है ना, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे कहा है कि पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में, ध्यान दीजिए पिछले वर्ष के सापेक्ष 2016 की तुलना में, ठीक है, 2016 की तुलना में 2015 में अधिक बाघ कम हुए। 2015 में क्या अधिक बाघ कम हुए 16 की तुलना में? देखिए ध्यान से, 16 में कितने बाघ कम हुए? 16 बाघ कम हुए, ठीक है ना। 2016 में 16 बाघ कम हुए, और 17 में क्या हुए? 17 बाघ आपको कम हुए, अर्थात 15 में आपका 17 बाघ कम हुए। तो इसकी तुलना में 2015 में क्या हुए? अधिक बाघ कम हुए ना, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को, इनके डाटा पर आपको विशेष ध्यान देना है, और जो पूछ रहा है उस पर आपको ध्यान देना है, और उनको ऑप्शन पर डायरेक्ट चले जाना है। आपको पूरा क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ इसकी बारीकी है और यहीं पर आपको पढ़ना है। तो ऐसे प्रश्नों को आप ऐसे ही बनाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न में कह क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर होता है, ये गलत है, 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर, ये गलत है, आपको 100 मिलीमीटर नहीं होता है। आगे आएगा 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा उसका सही होगा। देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। इनके आपको माप याद रखने हैं, किलोमीटर वाले भी और आपको यहाँ पर लीटर वाले भी, ठीक है ना, ml लीटर वाले भी आपको यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि कहाँ पर आपको क्या। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट आप इस तरह से मुझे बना सकते हैं कि इसका आंसर 0.7 होगा। कैसे होगा? ध्यान दीजिए, ये पी है उधर जाएगा, गुणा होगा, इधर आकर के ये भाग में हो जाएगा। अर्थात पी का वैल्यू के बारे में बात करें तो 0.007 और बटा 0.01 हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो ये भी दशमलव क्या होता है, यहाँ पर यदि खिसा जाए तो ये दोनों दशमलव क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। अर्थात पी बराबर बचा क्या, 0.7, और बटा में 1 करने का अर्थ है ये रखिए या न रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि जो भी आपको मैंने कॉन्सेप्ट आज बताया सभी आपको बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।